हेलो एवरीवन। हमारा लेसन 6 चल रहा है यूनिट सेकंड का, जिसका नाम है फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी, खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा। आज हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने जो पढ़ा हम उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना, इसके सिग्निफिकेंस के बारे में जाना कि क्यों इसकी महत्ता है, आज के परिवेश में इसका क्या उपयोग है और क्यों बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े, जिसमें हमने फूड सेफ्टी यानी खाद्य सुरक्षा की परिभाषा के बारे में पढ़ा, और हमने पढ़ा कि फिजिकल हैजार्ड्स, केमिकल हैजार्ड्स और बायोलॉजिकल हैजार्ड्स किस प्रकार से फूड सेफ्टी पे को प्रभावित करते हैं। आज हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है खाद्य संक्रमण या फूड इन्फेक्शन किसे कहते हैं। क्वेश्चन थर्ड, खाद्य संक्रमण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। खाद्य संक्रमण स्टूडेंट्स नाम से ही पता चल रहा है कि जो फूड है वो संक्रमित हो गया है। अब वो संक्रमित किन कारणों से हो गया है, कौन से कारक हैं जो कि फूड को संक्रमित कर देते हैं, इन्फेक्टेड कर देते हैं, और यह भोजन जब हम खाते हैं तो ये हमारे शरीर में किस प्रकार संक्रमण करता है। इसका आंसर है रोगाणु जीवों के शरीर में प्रवेश करने से उत्पन्न होते हैं, जो वहां पहुंचकर संख्या में बढ़ते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे किसी भी संक्रमण के कारण हमारे शरीर में जीवाणु पहुंचते हैं और 2-3 दिन में वो अपनी संख्या को डबल कर लेते हैं, अपनी संख्या में वृद्धि कर लेते हैं, और उसके बाद वो शरीर में संक्रमण स्टार्ट कर देते हैं। इसका उदाहरण है साल्मोनेला, जो कि एक आदर्श उदाहरण है। यह जो जीव होता है ना स्टूडेंट्स, ये जीव जंतुओं की आंत में पाया जाता है। और यह कैसे पहुंचता है, इसके जो सोर्सेज हैं वो है कच्चा दूध और अंडे, इसके स्रोत हैं। गर्म करने पर साल्मोनेला नष्ट हो जाता है, परंतु अपर्याप्त पाक क्रिया से कुछ जीव जीवित बचे रहते हैं। ये जो जीवाणु है यह गर्म करने की पर यह नष्ट हो जाता है, यानी कि ताप के प्रभाव से ये नष्ट हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी भोज्य पदार्थ हैं उन्हें अच्छे से पका के खाना चाहिए। जो कम पके भोज्य पदार्थ होते हैं उसमें जीवाणु रह जाते हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में संक्रमण पैदा कर देते हैं। इसीलिए जो पाक क्रिया है वो पर्याप्त होनी चाहिए, वो अपर्याप्त नहीं होनी चाहिए। जैसे कच्चा दूध है और अंडे हैं, तो कच्चा दूध हम दूध को इसीलिए उबालते हैं जिससे उसमें उपस्थित जितने भी जीवाणु हैं वो नष्ट हो जाएं। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल है कि ये कैसे शरीर में पहुंचता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है कि जैसे कोई खाना बनाने वाला है, वो एक तखत पे जहाँ पे वो खाने की चॉपिंग कर रहा है, काट रहा होता है, वहीं पे अगर मांस और कुछ उसके टुकड़े कटे हुए रह जाते हैं और वहाँ पे बिना सफाई के वो ऐसा भोज्य पदार्थ बनाना स्टार्ट कर देता है जिसे पकाने की आवश्यकता नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सैलड है, सलाद को पकाने की आवश्यकता नहीं होती, उसे कच्चा ही खाया जाता है। तो अगर उस जगह जहाँ पे पहले ये सब चीज़ें काटी गई है, वहाँ पे सलाद के साथ वो जीवाणु हमारे शरीर में चले जाएंगे, क्योंकि उनको ताप नहीं मिला और ताप ना मिलने के कारण वो नष्ट नहीं होंगे, और धीरे धीरे ये हमारे शरीर में जाके अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं और प्रत्येक 20 मिनट में अपनी संख्या दुगनी करके हमारे शरीर में संक्रमण उत्पन्न कर देते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को फूड इन्फेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, खाद्य विषाक्तता किसे कहते हैं, यानी फूड पॉइजनिंग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। खाद्य पदार्थ से रोगाणुओं के नष्ट हो जाने पर कुछ जीवाणु रह जाते हैं जो हानिकारक अविष उत्पन्न करते हैं। कुछ जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें रोगाणु नष्ट हो जाते हैं, पर उसके बाद भी उनकी कुछ मात्रा रह जाती है और वो हमारे शरीर में विष उत्पन्न करने लग जाते हैं। और ये किस अवस्था में विष उत्पन्न करते हैं, जब खाना सही रूप से पकाया ना गया हो, वो ना तो ज़्यादा अधिक गर्म किया जाता है और ना ही अधिक ठंडा होने पे, क्योंकि ज़्यादा ठंडा होने पे भी जीवाणु स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे और ज़्यादा गर्म करने पे भी नष्ट हो जाएंगे। पर अगर गर्म और ठंडा करने की प्रक्रिया सही प्रकार से नहीं होती है तो जीवाणु भोज्य पदार्थों के साथ हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। खाद्यों में अविष, गंध, दिखावट और स्वाद से नहीं पहचाने जा सकते, अतः ऐसे खाद्य पदार्थ गंध और रूप में ठीक लगते हैं, जरूरी नहीं कि सुरक्षित ही हो। स्टेफोलोकोकस आरियस ऐसे ही जीवों का उदाहरण है। इस प्रकार के जीव वायु, धूल और जल में पाए जाते हैं।
स्टूडेंट्स, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे जीवाणु होते हैं जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारी बॉडी में पहुंचते जाते हैं, पर हमारे शरीर की एक नेचुरल शक्ति होती है जिसे हम इम्यूनिटी पावर कहते हैं, प्रतिरोधी क्षमता कहते हैं। वो इन जीवाणुओं को अपने आप हर दिन मारती जाती है और हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्प्रूव होती जाती है, मजबूत होती जाती है और हम हमें रोगों का प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये जो जीवाणु हैं ये वैसे भी हमारे नासिका मार्ग से, गले से, त्वचा और बालों में पाए जाते हैं, जो विभिन्न परजीवी भी रोग का कारण हो सकते हैं। अब एक तो यह कारण हो गया कि भोजन जो है वो सही प्रकार से पका हुआ नहीं है या वो अच्छे से गर्म नहीं किया गया है, उसे उचित तापक्रम नहीं मिला है। और दूसरा कारण है कि जो फूड पॉइजनिंग का दूसरा कारण है कि बहुत सारे जीवाणु हैं जो हमारे शरीर में नाक से, गले से, त्वचा से और बालों से शरीर में पहुंच जाते हैं। विभिन्न परजीवी भी रोग का कारण हो सकते हैं, जैसे सुअर के मांस में फीटाकृमि द्वारा संक्रमण। इसके अतिरिक्त खाद्य पदार्थ पीड़कों और कीटों द्वारा भी ग्रसित हो सकता है। खाद्यों से होने वाले विभिन्न खतरों के अंतर्गत जैविक संकट खाद्य जनित रोगों के प्रमुख कारण हैं। यानी कि जो फूड पॉइजनिंग के एक तो रीजन ये हो गया, इसके अलावा क्या रीजन हो सकते हैं इसके कारण? इसके अलावा हो सकते हैं कि जैसे जो नॉनवेज खा रहे हैं वो सही प्रकार से पका हुआ नहीं है और एक जीव से दूसरे जीव में वो ये जीवाणु हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। दूसरा, पीड़कनाशी। पीड़कनाशी किसे कहते हैं कि फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए उनके ऊपर जो दवाइयाँ छिड़की जाती है तो उनका प्रभाव भी अनाज पे रहता है। वो सही प्रकार से हटते नहीं हैं क्योंकि उनकी मात्रा अगर ज़्यादा होती है तो वो हमारे शरीर में भोज्य पदार्थों के साथ चले जाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा भोज्य पदार्थ को बहुत बार कीड़े भी नष्ट कर देते हैं, जैसे किचन के अंदर कॉकरोच है, चूहा है या कोई उड़ने वाला कीट है जो कि भोज्य पदार्थों में गिर जाते हैं और वहाँ पे विषाक्तता उत्पन्न कर देते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने समझा कि फूड पॉइजनिंग किसे कहते हैं और कौन से कारक हैं जो कि फूड पॉइजनिंग को बढ़ाने का कार्य करते हैं या उनसे प्रभावित होकर फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो इसके अंदर कुछ जीवाणु हैं, इसके अलावा पीड़कनाशी कीटों के द्वारा और जैविक संकट जो बायोलॉजिकल हैजार्ड्स है, ये रोग का प्रमुख कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिफ्थ क्वेश्चन है, रोगाणुओं के उत्पन्न होने के कारकों का वर्णन कीजिए। ऐसे कौन से कारक हैं जो कि रोगाणुओं को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं? तो पहला है मानव परपोषी। नाम से पता चल रहा है पर यानी दूसरों से, पोषी यानी पोषण प्राप्त करना। तो ये जो जीव होते हैं वो मानव से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। सेकंड है जंतु परपोषी। ये जो जीव होते हैं वो जंतुओं पे आधारित होते हैं अपने भोजन के लिए। थर्ड पॉइंट है मानव एवं रोगाणुओं के साथ उनकी पारस्परिक क्रियाएं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि मनुष्य के शरीर में पहुंचते हैं और वहां पे रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रियाएं करते हैं और जैसे ही हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है वह उस जीवाणुओं को नष्ट कर देती है। तो इस प्रकार बहुत से जीवाणु होते हैं जो कि भोजन के द्वारा, जल के द्वारा, वायु के द्वारा हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं, पर हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता एक ऐसा नेचुरल पावर है जो कि इनको नष्ट कर देता है। फोर्थ पॉइंट है पर्यावरण, जिसमें भोजन का उत्पादन, संसाधन, भोजन पकाना, परोसना आदि क्रियाएं और भंडारण होता है। फोर्थ पॉइंट के अनुसार जहाँ पे भोजन का उत्पादन हो रहा है वहाँ पे पीड़कनाशी जो केमिकल्स का छिड़काव किया जाता है। खाद्य पदार्थों पे जो कीट हैं जो कई बार खराब कर देते हैं फसलों को, तो इस प्रकार से रोगाणु उत्पन्न हो जाते हैं खाद्य पदार्थों में। भोजन पकाने की प्रक्रिया में, जिसमें कि भोजन अगर सही प्रकार से नहीं पकाया गया है, परोसा सही नहीं गया है, जैसे कि अगर कोई बीमार व्यक्ति है, इन्फेक्टेड पर्सन है, वो अगर एक स्वस्थ व्यक्ति को खाना परोसता है और अगर उसे संक्रमण की बीमारी से संक्रमण के द्वारा वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाता है। और भंडारण की प्रक्रिया के द्वारा, भंडारण की प्रक्रिया किस प्रकार से प्रभावित होती है कि अगर हम अपने ही किचन का एग्जांपल लें तो उसमें हम 1 महीने का सामान साथ में रखते हैं, तो कई बार हम जो नया खाद्य सामग्री होती है जैसे दाल, चावल, उसको पुरानी के साथ रख दें और अगर उसमें कुछ कीड़े वगैरह लगे हुए होते हैं तो वो पूरे खाद्य पदार्थ को खराब कर देते हैं।
इसके अलावा अन्य उदाहरण है, कुपोषण एक बहुत बड़ा कारक है जिससे जो कि रोगाणुओं को उत्पन्न करने में सहायक करता है, क्योंकि कुपोषण के कारण, बुरे पोषण के कारण हमारे शरीर में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। तो रोग कुपोषित व्यक्ति को जल्दी होते हैं। आयु का अपना प्रभाव होता है, क्योंकि बच्चों में और अधिक उम्र के जो लोग होते हैं उनका इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा वीक होता है। अन्य परिस्थितियों के कारण परपोषी की संवेदनशीलता में परिवर्तन आने से समूचे जनसंख्या में नए रोग लग सकते हैं। समूचे जनसंख्या यानी कि जो स्वस्थ जनसंख्या है, अगर इन्फेक्टेड पर्सन है वो एक बहुत बड़े जन समुदाय को इन्फेक्शन दे सकता है संक्रमण के कारण। फिफ्थ पॉइंट है, जीवों में आनुवांशिक विनिमय और अथवा उत्परिवर्तन नए प्रभेद पैदा कर सकते हैं जिनमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है। अब ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि ये जो रोगाणु होते हैं ये अपने शरीर के अंदर हर दिन नए नए परिवर्तन करते हैं, और ये परिवर्तन करके एनवायरनमेंट पे किस तरीके से सरवाइव किया जाए उस हिसाब से अपने शरीर में परिवर्तन लाने शुरू कर देते हैं। ऐसे ही जो मनुष्य है वो भी अपने शरीर में उन रोगों से लड़ने की क्षमता को हर दिन बढ़ाता चला जाता है। अगर वह पोषित भोजन ले रहा है तो उसके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। फिर 6 पॉइंट है, खाने की आदतों में परिवर्तन, जलवायु, बड़ी मात्रा में उत्पादन, खाद्य संसाधन, खाद्य आपूर्ति में वैश्विक वृद्धि के माध्यम से नए रोगाणुओं से संपर्क हो सकता है। इसका क्या अर्थ है कि खाने की आदतों में परिवर्तन के कारण अगर व्यक्ति बाहर की बहुत खाना खा रहा है, अगर बाहर जिस जगह से वो खाना खा रहा है वहाँ पे हाइजीन का ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो वह संक्रमित हो जाएगा। जलवायु एक बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, जैसे हम कह सकते हैं कि जहाँ आर्द्रता अधिक होती है, नमी अधिक अधिक होती है, वहाँ पे रोगाणुओं के पनपने की क्षमता ज़्यादा होती है, क्योंकि सूर्य का अभाव रहता है वहाँ पे। बड़ी मात्रा में उत्पादन करके, यदि अधिक मात्रा में उत्पादन हो जाएगा और अगर वो वस्तुएं कंज्यूम नहीं हो पाएगी तो धीरे धीरे वह सामान खराब होने लग जाएगा। खाद्य संसाधन और खाद्य आपूर्ति में वैश्विक वृद्धि के माध्यम से नए रोगाणुओं के संपर्क में आते हैं, जैसे कि एक जो खाद्य का सामान है, भोज्य पदार्थ है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे आ रहा है, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में आ रहा है, दूसरे देश में आ रहा है, तो वहाँ जगह परिवर्तन के कारण, वायुमंडल के परिवर्तन के कारण, वातावरण परिवर्तन के कारण वहाँ पे वो नए रोगाणुओं के संपर्क में आ जाएगा। इस प्रकार नई जनसंख्या और नए भौगोलिक क्षेत्रों में रोगाणु पनप सकते हैं। उदाहरण है नोरो वायरस, रोटा वायरस, हेपेटाइटिस ई, जिसका लगभग 70% मामलों में योगदान रहता है। ये वो रोगाणु हैं जो कि रोग उत्पन्न करते हैं। 70% जो रोग हैं वो इनके कारण हो रहे हैं आज के टाइम में। इस प्रकार हर दिन नए नए रोगाणु आते रहते हैं और उनके ऊपर रिसर्च होती है, नई नई विधियां उनका विकास होता है जिससे कि उनको मारा जा सके, उनको नष्ट किया जा सके और खाद्य पदार्थ को सुरक्षित किया जा सके। तो यह रिसर्च चलती रहती है। पर ये हमने ऊपर कारक पढ़े कि कौन कौन से कारक हैं जो कि रोगाणुओं को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज, संदूषण और अपमिश्रण में अंतर स्पष्ट कीजिए। अपमिश्रण का अर्थ है मिलावट होना, यानी अडल्ट्रेशन होना। संदूषण किसे कहते हैं कि भोज्य पदार्थ बनाते समय जो खाद्य पदार्थ हैं उनके उत्पादन के दौरान, उनके भंडारण के समय, उस समय पहले या बाद में खाद्य पदार्थों में हानिकारक, अखाद्य अथवा आपत्तिजनक बाहरी पदार्थों जैसे कुछ केमिकल्स, सूक्ष्म जीव, तनुकारी पदार्थ की उपस्थिति के कारण भोजन संदूषित हो जाता है, खराब हो जाता है। संदूषण का अर्थ है खराब हो जाना। तो यह प्रक्रिया हमारे घर में भी बहुत बार हो जाती है कि कुछ बाहरी तत्व खाद्य पदार्थों में मिल जाते हैं, या जैसे सब्जी बनाई उसके टेस्ट में डिफरेंस है तो वह संदूषित हो चुका होता है, या अधिक गर्मी के कारण खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को संदूषण कहते हैं। अपमिश्रण यानी मिलावट किसे कहते हैं? यह बेईमानी करने, सस्ता बनाने या नकली सामग्री तैयार करने के लिए जानबूझकर या संयोगवश अशुद्ध, सस्ते या अनावश्यक अवयवों को मिलाना है, जो खाद्य पदार्थों के गुणों और संगठनों को बदल देता है और
खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को कम कर देता है। ये फूड क्वालिटी को किस प्रकार से खराब कर देते हैं कि जो सही खाद्य पदार्थ हैं उसमें खराब खाद्य पदार्थ मिला दिया जाता है। और इसके एग्जाम्पल आपने देखा होगा, दूध में मिलावट होना, घी तेल में मिलावट होना, मसालों में मिलावट होना, जिसमें हल्दी के अंदर मिलावट होना, धनिया में मिलावट होना और दालों में मिलावट होना। इस प्रकार बहुत सारे खाद्य सामग्री है जिसमें जानबूझकर या अनजाने में मिलावट हो जाती है, जिसे कि अपमिश्रण कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों डेफिनेशन अलग अलग भी पूछी जा सकती है और इसमें अंतर के हिसाब से भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 7th क्वेश्चन इज, खाद्य गुणवत्ता को परिभाषित कीजिए। खाद्य गुणवत्ता उन गुणों की और संकेत है जो उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों के गुणों को प्रभावित करती है। अर्थात कि जब उपभोक्ता कोई सामान खरीदता है तो वह उसके गुणों को देखता है कि यह पौष्टिक भी होना चाहिए और ये क्वालिटी वाइज भी सही होना चाहिए। स्टूडेंट्स, आप भी जब कोई खाने का सामान खरीदते हैं तो आप सबसे पहले यह देखते हैं कि ये कौन सी कंपनी ने बनाया हुआ है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। आप जितने भी लेबल के ऊपर इंफॉर्मेशन होती है वो सारी पढ़ते हैं। अब इसमें कुछ नकारात्मक गुण भी होते हैं, जैसे सड़ना, प्रदूषण होना, अपमिश्रण होना, मिलावट होना, खाद्य सुरक्षा खतरे यानी कि जो फूड हैजार्ड्स हैं, फूड सेफ्टी हैजार्ड्स हैं। उसके साथ ही कुछ सकारात्मक गुण भी होते हैं, जैसे कि मिठाई के अंदर कलर डाला जाता है, कुछ खाद्य पदार्थों में अलग से सुगंध को ऐड किया जाता है, बनावट के आधार पे उसमें जो अलग से स्मेल डाली जाती है उसको। तो यह खाद्य गुणवत्ता के लिए कुछ सकारात्मक गुण होते हैं और कुछ नकारात्मक गुण होते हैं। सुरक्षा गुणवत्ता का प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण गुण है। जो भी भोज्य पदार्थ खा रहे हैं वह सुरक्षित होना चाहिए। पूरे विश्व में विभिन्न सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने खाद्य मानक तय किए हैं जो यह सुनिश्चित करने के लिए है कि खाद्य पदार्थ सुरक्षित है और अच्छी गुणवत्ता के साथ है। भोज्य पदार्थों के ऊपर जितने भी मानकीकृत चिन्ह लगाए जाते हैं, जो मानक तय किए जाते हैं, वो यह बताते हैं कि खाद्य पदार्थ सुरक्षित है और उसको आसानी से उपयोग में लिया जा सकता है। अब ये जो खाद्य पदार्थ बन रहा है, इसकी गुणवत्ता का निर्धारण कौन करेगा? इसकी गुणवत्ता का निर्धारण सप्लायर के द्वारा होता है, जो और निर्माता के द्वारा होता है, जो इस भोज्य पदार्थ को बना रहे होते हैं। उसे इन मानकों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। अतः सभी खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने वाली सभी सेवाएं जो पूर्व तैयारी और पकाना, संसाधन पैक करने और भोजन देने हेतु शामिल है, को चाहिए कि वे बेहतर निर्माण की विधियों को अपनाएं और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करें। जो भी लोग इस भोज्य पदार्थों को बना रहे हैं, जो मार्केट तक सप्लाई कर रहे हैं, उस दौरान खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, ना ही इसमें कोई अडल्ट्रेशन किया जाना चाहिए, कोई मिलावट की जानी चाहिए। अब इसमें ध्यान देने योग्य बातें क्या है? पहला है कच्चे माल और जल की गुणवत्ता। जो खाद्य पदार्थ बनाया जा रहा है उसका जो रॉ मटेरियल है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। उसमें जो वाटर यूज़ किया जा रहा है वो क्वालिटी वाइज बिल्कुल सही होने चाहिए। उसमें संक्रमित पानी या खराब पानी उपयोग में नहीं लेना चाहिए। परिसर, कर्मचारियों, उपकरणों, खाद्य निर्माण और भंडारण क्षेत्रों की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। जिस एरिया में खाद्य पदार्थ बनाए जा रहे हैं, जिन कर्मचारियों के द्वारा बनाए जा रहे हैं, वो बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए। उन्हें किसी प्रकार की कोई संक्रामक बीमारी नहीं होनी चाहिए। जिन उपकरणों के द्वारा वो बनाए जा रहे हैं, वे उपकरण बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए, सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल सही होने चाहिए, हाइजीनिक होने चाहिए। खाद्य निर्माण और भंडारण क्षेत्रों की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। उपयुक्त तापक्रम पर होना चाहिए। जैसे फल और सब्जियां हैं, उन्हें कोल्ड स्टोर पे में रखा जाता है, कुछ हैं वो उचित तापक्रम पे रखे जाते हैं, तो सही तापक्रम का ध्यान रखना चाहिए। खाद्य स्वास्थ्य विभाग खाद्य स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि खाद्य स्वास्थ्य विज्ञान किसे कहते हैं और इसमें भोज्य पदार्थों को बनाते समय किन पॉइंट्स को कंसीडर करना चाहिए और बेहतर सेवा के तरीके होने चाहिए। जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है वो बिल्कुल सही तरीके से होनी चाहिए। इन सभी पॉइंट्स को कंसीडर करके फूड क्वालिटी को ध्यान में रखा जाता है।
8th क्वेश्चन इज खाद्य मानक किसे कहते हैं और कौन कौन से खाद्य मानक उपयोग में लिए जाते हैं, वर्णन कीजिए। अब भोजन सुरक्षा के बाद, फूड सेफ्टी के बाद हम फूड स्टैंडर्ड की बात करेंगे कि कुछ खाद्य मानक निर्धारित किए गए हैं जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे निर्धारित किए गए हैं। तो इसका आंसर है कि खाद्य के प्रत्येक पहलू में एकीकृत गुणवत्ता लाने, स्वच्छ पौष्टिक खाद्य की आपूर्ति सुनिश्चित करने के अतिरिक्त देश के भीतर और देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने के प्रभावी खाद्य मानकों और नियंत्रण प्रणालियों की आवश्यकता होती है। अगर हमें अपने देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करना है तो व्यापार करना होगा दूसरे देशों से, और जो आयात और निर्यात की प्रक्रिया है वो सही प्रकार से होनी चाहिए। उसमें फूड सेफ्टी और फूड क्वालिटी का विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। तो यह बातें ध्यान रखी जाए, इसलिए खाद्य मानकों का निर्धारण किया गया है। और कौन कौन से खाद्य मानक हैं? ये 4 प्रकार के हैं। पहला है कंपनी मानक। यह कंपनी द्वारा अपने स्वयं के प्रयोग के लिए बनाए जाते हैं। जो कंपनी का व्यक्ति है वो ही निर्धारित करता है कि मेरी कंपनी से जो सामान बनाया जाएगा वो बिल्कुल सही होगा। वह मानक उसमें मानक का ध्यान रख के बनाया जाएगा, जो कि हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा है, जिसमें यह ध्यान रखा जाएगा कि कौन से एरिया में बनाए जा रहे हैं, जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जा रहा है वो सही है, जो व्यक्ति बना रहे हैं वो बिल्कुल सही है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट है राष्ट्रीय मानक। यह राष्ट्रीय मानक संगठन द्वारा निकाले जाते हैं। जो राष्ट्रीय नेशनल लेवल पे इन सामान को बना रहे हैं वो अपना मानक निर्धारित करते हैं, और क्योंकि उन्हें पूरे राष्ट्रीय स्तर पे अपने खाद्य पदार्थ को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो वह इन मानकों का ध्यान रखते हैं। तीसरा है क्षेत्रीय मानक। समान भौगोलिक, जलवायु इत्यादि वाले क्षेत्रीय समूह के कानूनी मानकीकरण संगठन होते हैं। जैसे जहाँ पे समुद्र है तो वहाँ पे सी फूड मिलता है तो वो खराब ना हो, वो दूसरे देशों में पहुँचाया जा रहा है या दूसरे राज्यों में पहुँचाया जा रहा है, तो जब तक वो पहुँचता है, जब तक वो खराब नहीं होना चाहिए, तो उनके अपने मानक निर्धारित किए गए हैं। फोर्थ है अंतर्राष्ट्रीय मानक। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन आईएसओ कमीशन अंतर्राष्ट्रीय मानक और कोडेक्स एलिमेंटेरिस कमीशन अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रकाशित करते हैं। इसे सीएसी कहते हैं, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे व्यापार करने के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं कि जितना भी आयात और निर्यात होगा उनमें ये मानक होने चाहिए। इन मानकों के आधार पे खाद्य पदार्थों का उत्पादन, निर्माण और भंडारण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन इज भारत में खाद्य में अपमिश्रण रोकने के लिए कौन कौन से मानक निर्धारित किए गए हैं, वर्णन कीजिए। लास्ट स्लाइड में तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि अगर किसी छोटी जगह पे सामान बनाया जा रहा है, राष्ट्रीय स्तर पे बनाया जा रहा है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बनाया जा रहा है तो कौन से मानक हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि भारत में अपमिश्रण को यानी कि मिलावट को रोकने के लिए और अडल्ट्रेशन को रोकने के लिए कौन से मानक निर्धारित किए गए हैं, जो कि इस प्रकार है। खाद्य में अपमिश्रण रोकने के लिए भारत सरकार ने खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 लागू किया, जिसे हम पीएफए कहते हैं। भारत में बड़े पैमाने पर बनने वाले अथवा आयात किए गए और भारत में बेचे जाने वाले सभी उत्पादों को इस अधिनियम के अनुसार वर्णित सभी आवश्यकताएं पूरी करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त अन्य आदेश अधिनियम भी हैं जो विभिन्न खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हैं। जैसे फल और सब्जी उत्पादन आदेश है, तो जहाँ पे फल और सब्जियाँ उत्पन्न की जा रही है, उत्पादन किया जा रहा है, उनके अपने मानक हैं जो कि ये निर्धारित करते हैं, जो ये डायरेक्शन निर्धारित करते हैं कि किस प्रकार उत्पादन किया जाना चाहिए, उसमें जो केमिकल्स उत्पादन के दौरान यूज़ किए जा रहे हैं उनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, और सब्जियों में अगर बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ किए जाएंगे तो मनुष्य के शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इनके लिए आदेश जारी किए गए हैं कि फल और सब्जियां जो कि हर दिन भारतवासियों के द्वारा कंज्यूम की जाती है तो वह शरीर की दृष्टि से सही होने चाहिए, उनकी सुरक्षा सही प्रकार से होनी चाहिए, फूड सेफ्टी और क्वालिटी का ध्यान दिया जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट है मांस खाद्य उत्पादन आदेश। मांस उत्पादों के संसाधन को इस आदेश के अंतर्गत अनुज्ञापित यानी कि लाइसेंस दिया जाता है। जो कि मांस का उत्पादन कर रहे हैं वो उनके पास लाइसेंस दिया जा रहा है कि जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है।
थर्ड पॉइंट है वनस्पति तेल उत्पादन आदेश। वनस्पति मार्गरीन और चर्बी के लिए भी निर्देशित निर्धारित किए गए हैं, डायरेक्शंस दी गई है कि जो भी वनस्पति तेल का उत्पादन कर रहा है उन्हें इन नियमों का पालन करना होगा। तो भारत में जो सामान बेचा जा रहा है उसके लिए भारतीय सरकार द्वारा अपने मानक निर्धारित किए गए हैं, जिनका पालन सभी व्यक्तियों को करना अनिवार्य है। 10th क्वेश्चन, स्वैच्छिक उत्पादन प्रमाणीकरण किसे कहते हैं? वॉलंटरी प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन किसे कहते हैं? कि कुछ स्वैच्छिक श्रेणीकरण और अंकलन योजनाएं हैं, जैसे BIS और ISI और एगमार्क। ये जो मानकीकरण चिन्ह हैं, ये श्रेणीकरण करते हैं किसी भी भोज्य पदार्थ के अंदर कि किस ग्रेड में रखा गया है, उसमें खाद्य सुरक्षा का कितना ध्यान रख के उसको बनाया गया है। इस हिसाब से उनको श्रेणीकरण किया जाता है, उनको ग्रेडिंग दी जाती है और उनको अंक दिए जाते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो BIS विभिन्न उपभोक्ता सामग्री, जिसमें खाद्य उत्पादन भी सम्मिलित है, के मानकीकरण से संबंधित है और संसाधित खाद्य पदार्थों के लिए ISI नाम से जाने वाली स्वैच्छिक प्रमाणिक योजना चलाता है। अब ये जो योजनाएं हैं, ये स्वैच्छिक योजनाएं हैं जो अपने हिसाब से प्रोडक्ट का श्रेणीकरण करती हैं, एक ग्रेडिंग सिस्टम रखती हैं कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो बिल्कुल सही है, वो मानकीकृत किया गया है, यानी कि वो सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल सही है। इस प्रकार आपने स्टूडेंट्स देखा होगा कि ISI मार्क की बहुत सारे वस्तुएं होती हैं जो हम अपने घर में भी यूज़ करते हैं। जैसे खाने पीने के सामान में देखें तो बिस्किट्स के ऊपर होता है, दूध, कॉफ़ी इनके ऊपर होता है। इस प्रकार बिजली के उपकरण हैं उनके ऊपर होता है। प्रेशर कुकर के ऊपर ISI का मार्क होता है जो यह प्रमाणित करता है कि इसे आसानी से उपयोग में लिया जा सकता है। इसी प्रकार एगमार्क उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कृषि उत्पादों के प्रमाणीकरण की एक स्वैच्छिक योजना है, क्योंकि सरकार के बहुत से नियम और नियमन हैं। अब जो एगमार्क की जो प्रमाणीकरण करने की प्रमाणीकरण किया जाता है वो कृषि उत्पादों के लिए किया जाता है। जैसे मसाले हैं, दालें हैं, घी, तेल, इनके ऊपर एगमार्क का निशान लगाया जाता है जो ये प्रमाणित करता है कि आप इसे आसानी से खा सकते हैं। शुद्धता की दृष्टि से और गुणवत्ता की दृष्टि से यह बिल्कुल सही है। इस बात की आवश्यकता महसूस की गई, अब सरकार के द्वारा इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि अलग-अलग नियम होने के कारण उपभोक्ताओं को भी समस्या हो रही थी सामान को खरीदते हुए, उसका उपयोग करते हुए, उसका भंडारण करते हुए, और बहुत सारे जो उत्पादक करता है, जो उत्पादन कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए इन सभी प्रमाणीकृत मानकों का एक जगह उपयोग किया गया और खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम लागू किया गया, जो कि 2006 में पारित कर दिया गया। तो स्टूडेंट्स, ये जो मानकीकृत चिन्ह है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपसे बनाने का भी पूछ सकते हैं कि ISI का मार्क बनाइए, FPO का मार्क बनाइए, एगमार्क का मार्क बनाइए, कौन से खाद्य पदार्थों में या कौन सी वस्तुओं पे लगाए जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आप एक बार इनके जो मानकीकृत चिन्ह है इनको बना के भी देखें, क्योंकि पेपर में ये खाली बना के भी पूछ लिए जाते हैं कि चिन्हों के नाम दे दिए जाते हैं और उसे बनाना कि किस प्रकार से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11 इज खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की स्थापना के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। ये जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम लागू किया गया था 2006 में, इसे इसलिए लागू किया गया था क्योंकि अलग-अलग खाद्य सुरक्षा को लेकर नियम बनाए गए थे। अब वो समय आ गया था जब उनको एकीकृत करना आवश्यक था। ये नियम एक ही जगह पे सम्मिलित होने जरूरी थे, समेकित होने जरूरी थे। अतः भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिकार प्राधिकार की स्थापना खाद्य के लिए विज्ञान आधारित मानक का निर्धारण करने और उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय और आयात के नियमन के लिए की गई थी, ताकि मानव उपयोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके। कि जो लोग इन खाद्य पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं और जो बना रहे हैं,
निर्माण से लेके जो भंडारण है, जहाँ स्टोरेज किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, जहाँ उस सामान को बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, वहाँ पे उस दौरान जो खाद्य पदार्थ हैं वो सुरक्षित रहें और पौष्टिक रहें। इस अधिनियम में खाद्य निर्माण परिसर और उसके चारों ओर के स्वास्थ्यजनक परिस्थितियां बनाए रखने कि जहां पे भोज्य पदार्थों को बनाया जा रहा है और जिनके द्वारा बनाया जा रहा है उन्हें स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए, हाइजीन के सारे रूल्स को फॉलो करना चाहिए, जिससे कि जो बना रहे हैं उनके स्वास्थ्य को भी कोई हानि नहीं होनी चाहिए, और जिनके लिए ये बन रहा है जब तक वो उपभोक्ताओं के पास पहुंचता है जब तक वह सुरक्षित होना चाहिए। जो खाद्य अपमिश्रण अधिनियम में स्पष्ट नहीं थे, ये जो अधिनियम लागू किए गए थे, बनाए गए थे, ये पीएफए में सही प्रकार से स्पष्ट नहीं किए गए थे, तो अब एक ही नियम बना दिया गया और एफएसएस से खाद्य नियमों के संगठकीय मानकों में अंतर्राष्ट्रीय बदलाव को प्रतिबिंबित करता है। अब जो एफएसएसएआई का जो लोगो दिया गया और जो अधिनियम बनाया गया वो इन सभी नियमों को एकीकृत करता है, समेकित करता है, और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबिंबित करता है कि जो भी भोज्य पदार्थ हैं, जो फूड आइटम्स हैं, उनके ऊपर अगर ये निशान लगा है तो ये मानकीकृत निशान है, और यह जो खाद्य सामग्री है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित और पौष्टिक है। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने 11 क्वेश्चन के द्वारा पाठ को समझा है। अब आप इन क्वेश्चन आंसर को करें, इनके नोट्स बनाएं। अभी इस चैप्टर में करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में अभी बाकी है, और कुछ मानक संस्थान और भी हैं, हमें अभी उसको और भी पढ़ना है, वो मैं थर्ड पार्ट में लेके आऊँगी आपके लिए। जब तक आप इसे पढ़ें, समझें और इसके नोट्स बनाएं, और अब इन्हें याद करें, क्योंकि आप पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड याद करेंगे तो आपको पार्ट थर्ड इजीली समझ में आएगा। और स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।